हेलो दोस्तों, एसएस मंत्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास बहुत ही स्पेशल होने वाली है दोस्तों। बिल्कुल। सोचिए, एक ऐसी मेगा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जिसके लाखों ब्रांचेस हैं, करोड़ों छोटे छोटे क्लाइंट्स हैं, और ग्राउंड लेवल पर काम करने वालों के पास ना रिसोर्सेज के नाम पर कभी-कभी साल के सिर्फ 500 रुपए होते हैं। अरे वाह, सुनने में तो किसी कॉर्पोरेट नाइटमेयर जैसा लगता है ये। हाँ, लेकिन ये कोई कॉर्पोरेट नाइटमेयर नहीं है, बल्कि ये हमारी शिक्षा व्यवस्था की जमीनी सच्चाई हो सकती है। सही कहा। आज हम शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन यानी एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन की एक ऐसी मास्टर क्लास चीट शीट का डीप डाइव कर रहे हैं जो इस पूरे सिस्टम को डिकोड करती है। और दोस्तों, हमारा मेन फोकस आज यही रहेगा कि एक पॉलिसी दिल्ली से चलकर एक छोटे से गांव के क्लासरूम तक आखिर पहुंचती कैसे है। एग्जैक्टली। तो इस सफर की शुरुआत हम बिल्कुल टॉप से करते हैं। अगर एक आम इंसान की तरह सोचा जाए तो अक्सर लगता है कि शिक्षा का मतलब सिर्फ एक स्कूल और एक टीचर है। पर ऐसा नहीं है। राइट। लेकिन इस चीट शीट को देखकर समझ आता है कि इसका एक पूरा ब्रेन है जो कैपिटल सिटीज में बैठा है, जैसे एनसीईआरटी नई दिल्ली में, एससीईआरटी लखनऊ में और राज्य हिंदी संस्थान वाराणसी में। बिल्कुल। पर एक टेक्निकल सवाल यहाँ उठता है, जब दिल्ली में एनसीईआरटी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो स्टेट्स में एससीईआरटी और वाराणसी में एक अलग हिंदी संस्थान की जरूरत क्या है? ये डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं है? देखिए, ये डुप्लीकेशन नहीं है, बल्कि डिसेंट्रलाइजेशन और कंटेक्चुअलाइजेशन है। अच्छा। जैसा कि शिवांश मिश्रा सर ने अपने नोट्स में बहुत क्लियर किया है कि शिक्षा कोई वन साइज फिट्स ऑल मॉडल नहीं हो सकती। सबके लिए एक जैसा रूल नहीं चलेगा। दिल्ली में बैठी एनसीईआरटी एक ब्रॉड नेशनल फ्रेमवर्क तय करती है, लेकिन एक विशाल राज्य की अपनी भाषाई और भौगोलिक विविधताएं होती हैं, इसलिए एससीईआरटी लखनऊ उस नेशनल फ्रेमवर्क को लोकल कॉन्टेक्स्ट में ढालती है। मेक सेंस। और वाराणसी वाला संस्थान? हाँ, और जहाँ तक राज्य हिंदी संस्थान की बात है, जो वाराणसी में स्थित है, वो भाषाई शुद्धता और हिंदी के विशिष्ट प्रशिक्षण पर स्पेसिफिकली फोकस करता है। ये सभी आपस में एक प्रॉपर चेन की तरह जुड़े हुए हैं। मतलब एक ब्रॉड विजन को लोकल रियलिटी में कन्वर्ट किया जा रहा है। सही पकड़ा आपने। ये तो एग्जिस्टिंग नेटवर्क हो गया, लेकिन नोट्स में एक हिस्टोरिकल पॉइंट पर काफी जोर दिया गया है। नई शिक्षा नीति 1986। 1986 की पॉलिसी। हाँ। इस पॉलिसी को परीक्षा और प्रशासन दोनों के नजरिए से इतना बड़ा टर्निंग पॉइंट क्यों माना जाता है? देखिए, नई शिक्षा नीति 1986 दरअसल एक पैराडाइम शिफ्ट था, क्योंकि इसने सिस्टम को ट्रूली डिसेंट्रलाइज्ड किया। इसका सबसे बड़ा और ठोस रिजल्ट था डाइट की स्थापना, यानी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। ओके, जिला स्तर पर। बिल्कुल। पहली बार स्टेट लेवल से पावर निकालकर जिला स्तर पर एक ऐसी डेडिकेटेड बॉडी बनाई गई जो सीधे तौर पर टीचर ट्रेनिंग को ग्राउंड लेवल पर कंट्रोल और सपोर्ट कर सके। जैसा शिवांश मिश्रा सर हमेशा कहते हैं, डाइट एक गेम चेंजर था। गेम चेंजर। और इस एवोल्यूशन में एक और अहम नाम आता है कोठारी कमीशन। जी। उन्होंने अध्यापकों को एक बहुत भारी टाइटल दिया था, राष्ट्र निर्माता या नेशन बिल्डर्स। बहुत प्रोफाउंड बात है। सुनने में बहुत इंस्पायरिंग लगता है, पर एक हाईली ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर में इस फ्रेज की एक्चुअल वैल्यू क्या है? अगर हम शिवांश मिश्रा सर की चीट शीट में इस पॉइंट को गौर से देखें ना, तो ये शब्द सिर्फ एक कविता या अलंकार नहीं है। अच्छा। कोठारी कमीशन का मानना था कि आप ब्यूरोक्रेसी में कितने भी मजबूत नियम बना लें, लेकिन उस नियम का आखिरी एग्जीक्यूटर वो टीचर ही है। राइट, जो ग्राउंड पर है। एग्जैक्टली। सिस्टम उस बिल्डिंग को बनाता है, पर देश की नींव उस बिल्डिंग की चारदीवारी के अंदर एक टीचर ही तैयार करता है। इसीलिए टीचर को सिस्टम का पुर्जा नहीं, बल्कि नेशन बिल्डर माना गया। एक देश की नींव क्लासरूम में बनती है। ये थॉट बहुत गहरा है। बिल्कुल। लेकिन अब मैं इस थ्योरी को प्रैक्टिकली टेस्ट करना चाहता हूँ। एक स्टेट कैपिटल से किसी रिमोट गांव तक ये पॉलिसीज और प्लान्स आखिर पहुंचती कैसे हैं? यहीं पर हमारे एजुकेशन सिस्टम का नर्वस सिस्टम काम करता है। नर्वस सिस्टम यानी जिला और ब्लॉक स्तरीय प्रशासन। हाँ, एग्जैक्टली। हर जिला स्तर पर एक ऐसी अथॉरिटी चाहिए जो स्टेट और लोकल के बीच एक स्ट्रॉन्ग ब्रिज बने। इसीलिए बीएसए यानी बेसिक शिक्षा अधिकारी की पोस्ट क्रिएट की गई। ओके, बीएसए। बीएसए पूरे जिले की बेसिक शिक्षा के सिंगल मुखिया होते हैं। उनके कंधों पर अपने जनपद में पॉलिसीज को स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करवाने की जिम्मेदारी होती है। तो बीएसए एक तरह से उस पूरे जिले के एजुकेशनल सीईओ हो गए? हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। पर एक अकेला इंसान
हजारों स्कूल्स को माइक्रो मैनेज कैसे करेला? ये तो ह्यूमनली इम्पॉसिबल है। वो अकेले नहीं करते। उनकी मदद के लिए प्रत्येक जनपद में जिला समन्वयक या डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स नियुक्त किए जाते हैं। अच्छा। शिवांश मिश्रा सर के नोट्स इस हायरार्की को परफेक्टली एक्सप्लेन करते हैं कि ये कोऑर्डिनेटर्स सीधे बीएसए के अधीन काम करते हैं। यानी एग्जीक्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली डिवाइडेड होती है नीचे तक। जी बिल्कुल। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर तो बीएसए और उनके कोऑर्डिनेटर्स के पास आ गई। हाँ। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हमने डाइट की बात की थी। हाँ। अगर बीएसए चीफ एग्जीक्यूटिव है तो डाइट का रोल इस पैरेलल स्ट्रक्चर में क्या हुआ? दोनों आपस में टकराते नहीं है? नहीं टकराते, क्योंकि दोनों के रोल्स अलग हैं। बीएसए प्रशासनिक हेड है और डाइट प्योरली एकेडमिक और ट्रेनिंग हेड है। ओह, गॉट इट। एडमिनिस्ट्रेशन शिक्षा का लेवल मेंटेन कर सकता है, पर उसे बढ़ाने के लिए कंटिन्यूस ट्रेनिंग चाहिए ना। इसमें एक बहुत ही इफेक्टिव कॉन्सेप्ट बताया गया है चीट शीट में, डाइट मेंटर का। डाइट मेंटर, ये टर्म थोड़ा अलग लग रहा है। ये किसी बाहर के एक्सपर्ट कंसल्टेंट होते हैं क्या, जो आकर टीचर्स की परफॉर्मेंस देखते हैं? नहीं, इस मैकेनिज्म की सबसे अहम डिटेल यही है कि डाइट मेंटर कोई बाहरी कॉर्पोरेट कंसल्टेंट नहीं होते। तो कौन होते हैं? ये सीधे डाइट के ही वरिष्ठ सदस्य होते हैं। इसका लॉजिक बिल्कुल डायरेक्ट है कि जो संस्था मॉड्यूल डेवलप कर रही है उसी के सदस्य ग्राउंड पर जाकर मेंटर करें। मेक सेंस। इससे क्लियर फीडबैक लूप बनता है ताकि उन्हें पता चले कि क्लास में प्रैक्टिकली क्या दिक्कतें आ रही हैं। ये डायरेक्ट फीडबैक लूप काफी लॉजिकल लग रहा है। अब थोड़ा और नीचे आते हैं ब्लॉक लेवल पर। बीआरसी यानी ब्लॉक संसाधन केंद्र। जी, बीआरसी। मैं इस रेफरेंस डॉक्यूमेंट में एक रूल देख रहा था जिसे पढ़कर मुझे थोड़ी हैरानी हुई। नियम कहता है कि बीआरसी समन्वयक को एक शैक्षणिक सत्र में प्रत्येक विद्यालय का कम से कम 2 बार निरीक्षण करना आवश्यक है। हाँ, ये रूल है। वेट अ मिनट, साल में सिर्फ 2 बार, 2 छोटे विजिट्स के आधार पर आप पूरे 365 दिन का मूल्यांकन कैसे ठीक से कर सकते हैं? ये काउंट कुछ ज्यादा ही कम नहीं है? पहली नजर में ये सच में इनकम्प्लीट लगता है, पर जैसा कि शिवंश मिश्रा सर अपनी एक्सप्लेनेशन में जोर देते हैं, बीआरसी कोऑर्डिनेटर का उद्देश्य दिन प्रतिदिन की पुलिसिंग करना या डर पैदा करना नहीं है। अच्छा, उनका काम पुलिसिंग नहीं है? बिल्कुल नहीं। माइक्रो लेवल की मॉनिटरिंग के लिए साल में 2 विजिट्स काफी होती हैं। एक शुरुआत में ये देखने के लिए कि योजनाएं ठीक से शुरू हुई हैं या नहीं, और एक सत्र के आखिरी हिस्से में ये देखने के लिए कि लक्ष्य पूरे हुए या नहीं। अगर अधिकारी रोज आएंगे तो स्कूल का इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कब काम करेगा? समझ गया। माइक्रो मैनेजमेंट से बचने और स्ट्रैटेजिक चेक-इन्स के लिए अप्रोच बनाई गई है। निरीक्षण तो ठीक है, लेकिन स्कूल केवल अधिकारियों से नहीं चल सकता ना? सही बात है। इसमें गांव के लोगों की क्या भूमिका है? ये आजादी तभी सफल होगी जब लोकल लेवल पर लोग केपेबल हों। और यहीं पर हम आते हैं ग्राम शिक्षा समिति पर, यानी जीएसएस। ये एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन का कम्युनिटी मॉडल है। जीएसएस का गठन कैसे होता है? जीएसएस धारा 12 के अंतर्गत गठित की जाती है ताकि लोकल समुदाय को डिसीजन मेकिंग में शामिल किया जा सके। इस समिति में कुल 5 सदस्य होते हैं। सिर्फ 5? ये तो एक बहुत छोटी पर डिसाइसिव टीम लग रही है। हाँ, चलिए इस पैनल को डिकोड करते हैं। इस टीम का अध्यक्ष उस गांव का ग्राम प्रधान होता है। ओके। और सचिव यानी सेक्रेटरी उसी विद्यालय के प्रधान अध्यापक होते हैं। इस कॉम्बिनेशन के पीछे क्या डायनेमिक्स हैं? प्रधान और हेडमास्टर एक साथ। ये पावर और नॉलेज का परफेक्ट चेक एंड बैलेंस है। कैसे? देखिए, ग्राम प्रधान अध्यक्ष इसलिए है क्योंकि उनके पास जमीन, गांव के फंड और पॉलिटिकल कैपिटल है। दूसरी तरफ प्रधान अध्यापक सचिव है क्योंकि उन्हें एकेडमिक नीड्स और डेली एडमिनिस्ट्रेशन की गहरी जानकारी है। अध्यक्ष रिसोर्सेज लाएगा और सचिव तय करेगा कि वो रिसोर्सेज बच्चों के फ्यूचर के लिए कैसे सही जगह खर्च हों। एग्जैक्टली। एक के पास रिसोर्स है, दूसरे के पास एकेडमिक विजन। ये 2 लोग हो गए 5 में से। बाकी 3 कौन हैं? बाकी 3 सदस्य अभिभावक यानी इनरोल्ड बच्चों के पेरेंट्स होते हैं, और इन 3 अभिभावकों में से कम 1 महिला अभिभावक का होना अत्यंत आवश्यक और मैंडेटेड है। एक महिला अभिभावक का अनिवार्य होना। इस रूल के पीछे क्या लॉजिक है? क्या ये सिर्फ डॉक्यूमेंट्स पर डाइवर्सिटी दिखाने के लिए है? नहीं, इसका ग्राउंड इम्पैक्ट बहुत सॉलिड है। शिवांश मिश्रा सर इस सोशियो कल्चरल रियलिटी को हाईलाइट करते हुए बताते हैं कि गांव में बच्चों की शुरुआती हेल्थ, न्यूट्रिशन और हैबिट्स को सबसे डीपली माताएं ही मॉनिटर करती हैं। हाँ, ये तो हमारी सोसाइटी की सच्चाई है। एक माँ विद्यालय में बच्चियों के शौचालय, हाइजीन और सुरक्षा को जिस सेंसिटिविटी से इवैल्यूएट करेगी, शायद बाकी सदस्य ना कर पाएं। इसीलिए एक महिला की प्रेजेंस विद्यालय प्रबंधन की ग्राउंड रियलिटी को मेंटेन करती है। वेरी इंसाइटफुल। तो ये 5 लोग मिलकर किस चीज को मैनेज करते हैं? विद्यालय प्रबंधन के 3 मुख्य आधार स्तंभ होते हैं। 3 पिलर्स? जी। कौन कौन से? पहला, मानवीय संसाधन, जिसमें आते हैं बच्चे, शिक्षक और समुदाय।
दूसरा भौतिक संसाधन जैसे भवन, फर्नीचर, शौचालय। और इन दोनों का निर्माण और रखरखाव सिर्फ सरकारी फंड से नहीं बल्कि GSS, PTA यानी पेरेंट टीचर एसोसिएशन और समुदाय के मिलकर काम करने से होता है। और तीसरा स्तंभ है वित्तीय संसाधन यानी फिनेंस, क्योंकि बिना फिनेंस के स्कूल नहीं चलेगा। सच बात है। और इसी सेक्शन में एक फिगर ने मुझे सच में शॉक कर दिया जब मैं नोट्स पढ़ रहा था। कौन सा फिगर? TLM यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल के लिए प्रति वर्ष प्रति शिक्षक 500 रुपए मिलते हैं। सिर्फ 500 रुपए पूरे 1 साल के लिए? हाँ। ये अमाउंट जरूर छोटा है। इतने कम पैसे में एक टीचर क्लास को प्रैक्टिकल या इंटरेस्टिंग कैसे बनाएगा? ये तो बजट का सीधा कंस्ट्रेंट लगता है। देखिए दोस्तों, यहाँ एक शिक्षक की असली रिसोर्सफुलनेस टेस्ट होती है। इस 500 रुपए का मूल कॉन्सेप्ट मार्केट से महंगे मॉडल्स खरीदना नहीं है। तो क्या है? ये सीड मनी है जिसका उपयोग लोकल, लो कॉस्ट या नो कॉस्ट मटेरियल डेवलप करने में होना चाहिए। पुराने मटेरियल्स को रिसाइकिल करके क्राफ्ट सिखाना या नेचुरल एलिमेंट से साइंस सिखाना। वाओ, मतलब क्रिएटिविटी को पुश करना। बिल्कुल। लेकिन शिवांश मिश्रा सर इस पॉइंट पर एक बहुत बड़ी चेतावनी भी देते हैं। कैसी चेतावनी? अगर इन 3 स्तंभों, खास तौर पर फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज में थोड़ा सा भी मिसमैनेजमेंट हुआ तो विद्यालय में भगदड़ जैसी आपदाएं आ सकती। भगदड़? ये तो बहुत सीरियस बात है। हाँ, छोटी सी जगह, ज्यादा बच्चे और वीक मैनेजमेंट, इसका सीधा नतीजा ऐसी ट्रेजेडी होता है। ये भगदड़ वाली वार्निंग इस एडमिनिस्ट्रेशन की ग्रेविटी को दिखाती है। मुझे ये किसी कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम OS की तरह लग रहा है। सही एनालॉजी है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों हैं। अगर उनका अलाइनमेंट बिगड़ा या मैनेजमेंट के एल्गोरिदम में फ्लॉ आया तो पूरी व्यवस्था क्रैश कर जाएगी। एकदम सही। लेकिन इस इमारत के या कहीं इस OS को चला कौन रहा है? विद्यालय के कर्णधार कौन है? इस बिल्डिंग के मेन आर्किटेक्ट्स 2 लोग हैं, प्रधानाध्यापक और शिक्षक। प्रधानाध्यापक तो विद्यालय प्रबंधन की पिवट है, वो सबसे अहम कड़ी है। हेडमास्टर ही सब कुछ देखता है स्कूल के अंदर। हाँ, एक इंटरेस्टिंग नियम ये भी है कि प्रधानाध्यापक बाय डिफॉल्ट PTA के उपाध्यक्ष होते हैं, यानी वाइस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट पेरेंट होता होगा ताकि कंट्रोल पेरेंट्स के पास रहे, और वाइस प्रेसिडेंट हेडमास्टर ताकि रूल्स ब्रेक ना हो। एग्जैक्ट, चेक इन बैलेंस। और शिक्षकों के लिए क्या रूल्स हैं इस OS में? शिक्षक पर न्याय का सिद्धांत पूरी तरह लागू होता है। न्याय का सिद्धांत? मतलब जस्टिस? हाँ, कक्षा में अलग अलग बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं और टीचर को बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के उनके साथ समान व्यवहार करना है। इसके अलावा एकेडमिक्स के साथ साथ पठ्य सहगामी क्रियाकलाप यानी को करिकुलर एक्टिविटीज को संचालित करने का दायित्व भी इन्हीं का है। एक टीचर पर एकेडमिक्स का लोड, को करिकुलर का लोड और फेयरनेस मेंटेन करने का प्रेशर, इस कैओस को डेली ऑर्डर में कौन बदलता है? इसके लिए एक स्ट्रिक्ट एल्गोरिदम की जरूरत होगी। उस एल्गोरिदम को हम समय सारणी यानी टाइम टेबल कहते हैं। टाइम टेबल। इस डॉक्यूमेंट में इसकी सबसे परफेक्ट डेफिनेशन दी गई है। इसे विद्यालय का दर्पण कहा गया है। विद्यालय का दर्पण यानी मिरर ऑफ द स्कूल? बिल्कुल। ये एक नजर में दिखा देता है कि कौन कहाँ है और क्या कर रहा है। ये नियमित शिक्षण अधिगम का बेस्ट टूल है। लेकिन जैसा मैंने कहा, एल्गोरिदम थोड़े रिजिड होते हैं। अगर टाइम टेबल पत्थर की लकीर हो और किसी दिन अचानक बारिश आ जाए तो गेम्स पीरियड का क्या होगा? वहां पर लोच का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी अप्लाई होता है। ओके, लचीलापन। जैसा कि शिवांश मिश्रा सर के नोट्स में रिपीटेडली मेंशन किया गया है, समय सारणी में लचीलापन होना जरूरी है ताकि अचानक बदली हुई सिचुएशंस में एडजस्ट किया जा सके। ये कई टाइप्स की होती हैं, जैसे सामान्य, खेलों की और सब्जेक्ट टीचर की अलग समय सारणी। और इसमें टाइम ड्यूरेशन को लेकर एक फैक्ट है ना कि छोटे बच्चों की एक क्लास 30 से 35 मिनट की ही होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। इसके पीछे का साइंस क्लियर है कि छोटे बच्चों का अटेंशन स्पैन बहुत शॉर्ट होता है। अगर क्लास लंबी हुई तो लर्निंग 0 हो जाएगी। सही बात है। ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव प्लानिंग होगी, पर अब चलते हैं सीधे क्लास के अंदर। आधुनिक समय में जब टीचर क्लास में जाते हैं तो एक्चुअली फिलॉसफी क्या अप्लाई हो रही है वहाँ? आज का आधुनिक कक्षा कक्ष पूरी तरह से बाल केंद्रित शिक्षा पर चल रहा है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। हाँ, अब अथॉरिटी टीचर की नहीं, प्रायोरिटी बच्चे की है। और इसमें सबसे एडवांस कॉन्सेप्ट समीकित या समावेशी शिक्षा का इम्प्लीमेंट किया गया है, यानी इंक्लूसिव एजुकेशन। जी, इसका अर्थ है कि सामान्य बच्चे और फिजिकली या मेंटली डिसेबल्ड बच्चे एक ही क्लास में एक साथ पढ़ेंगे। उन्हें अलग सिस्टम में आइसोलेट नहीं किया जाएगा। ये आइडिया सोशली बहुत प्रोग्रेसिव है। इससे सोसाइटी में बचपन से एम्पैथी आती है एक दूसरे के लिए। लेकिन ग्राउंड रियलिटी सोचिए एक बार। एक क्लास में अलग अलग क्षमता वाले इतने बच्चे बिना मास्टर जी के पुराने डंडे के
इतनी डाइवर्स क्लास में अनुशासन कैसे बनेगा? रूल्स इस बारे में बिल्कुल क्लियर है कि दंड की अधिकता अनुशासन बनाने में सहायक नहीं है। तो बच्चे कंट्रोल कैसे होंगे? बच्चों को फोर्स से नहीं, लॉजिक से डिसिप्लिन करना है। इस चीट शीट में वाद विवाद प्रतियोगिता यानी डिबेट का सुझाव दिया गया है। डिबेट से डिसिप्लिन कैसे? क्योंकि डिबेट करने से बच्चों की तर्क शक्ति यानी रीजनिंग पावर का विकास होता है, और जिनके पास लॉजिक है वो खुद अनुशासन में रहते हैं। ये बहुत ही अलग और इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है। और सेल्फ लर्निंग को प्रमोट करने के लिए एक लर्निंग कॉर्नर का भी प्रोविजन है क्लास में। लर्निंग कॉर्नर, जहां बच्चे इंडिपेंडेंटली इंटरैक्टिव टूल्स के साथ टाइम बिता सकते हैं शायद। इसका मेन मैकेनिज्म क्या है? ये कॉर्नर बच्चों में स्वयं अवलोकन करने, चीजों को एनालाइज करने और खुद निष्कर्ष निकालने का गुण विकसित करता है। उन्हें सिर्फ स्पून फीडिंग के बजाय एक्सप्लोरर बनने का मौका मिलता है। और इस एक्सप्लोरेशन में बेसिक गाइड बनती हैं राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली फ्री पाठ्य पुस्तकें। इस डॉक्यूमेंट में किताबों को लेकर जो स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन है वो एग्जाम के नजरिए से काफी स्पेसिफिक है। हाँ, ये फैक्ट्स परीक्षा में सीधे पूछे जाते हैं दोस्तों। कक्षा 1 में करिकुलम बिल्कुल बेसिक है, इसलिए वहाँ 3 किताबें हैं, हिंदी, अंग्रेजी और गणित। कक्षा 2 में? कक्षा 2 में लेवल थोड़ा बढ़ता है तो 4 किताबें होती हैं। और कक्षा 3 एक मेजर माइलस्टोन है, क्योंकि यहाँ से बच्चों को संस्कृत विषय इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। और ये सभी किताबें? जैसा आपने पहले बताया, प्राथमिक लेवल पर ये पुस्तकें राज्य सरकार की तरफ से पूरी तरह निःशुल्क मिलती हैं। फ्री बुक्स, इंक्लूसिव क्लासरूम, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच, ये सब सुनने में एक ड्रीम एजुकेशन लगता है। बिल्कुल। पर इन सब मीठी मीठी बातों का एडमिनिस्ट्रेशन के पास प्रूफ क्या है? वो दिल्ली या लखनऊ में बैठकर मॉनिटर कैसे करेंगे कि स्कूल सच में फंक्शन कर रहा है या सिर्फ कागज पर चल रहा है? यही सबसे बड़ा सवाल है। इस पूरी इमेजिनरी बिल्डिंग को ग्राउंड पर टिकाने वाला एंकर होते हैं विद्यालय के अभिलेख यानी रिकॉर्ड्स। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स। सबसे जरूरी है लॉग बुक, जिसे आवागमन का रिकॉर्ड भी कहते हैं। इंस्पेक्शन में क्या पाया गया, ये सब वहाँ लिखा होता है। ओके। फिर आती है टीचर्स और स्टूडेंट्स की उपस्थिति पंजिका और अवकाश पंजिका। लेकिन इन अभिलेखों के लिए एक पत्थर की लकीर जैसा नियम है। क्या नियम है? सभी सूचनाएं हर हाल में सही, वैध और विश्वसनीय होनी चाहिए। वैलिड और रिलायबल। वैलिड और रिलायबल होना इतना क्रिटिकल क्यों है? अगर अटेंडेंस का डेटा थोड़ा इधर उधर हो तो क्या आफत आएगी? आफत सीधे स्कूल के मूल्यांकन पर आएगी। विद्यालय श्रेणीकरण यानी स्कूल ग्रेडिंग का सीधा हिसाब होता है इन रिकॉर्ड से। नामांकन और उपस्थिति प्रतिशत के लिए स्पेसिफिकली 15 अंक यानी 15 मार्क्स तय किए गए हैं। अगर डेटा मैनिपुलेटेड हुआ तो ग्रेडिंग पूरी तरह फेक हो जाएगी और सारा पॉलिसी लेवल मैनेजमेंट वहीं फेल हो जाएगा। जैसा शिवांश मिश्रा सर हमेशा पॉइंट आउट करते हैं कि डेटा इज द बैकबोन ऑफ एजुकेशन मैनेजमेंट। दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। तो एक नेशनल फ्रेमवर्क से लेकर लोकल जीएसएस की पावर, एक टाइम टेबल के एल्गोरिदम और आखिर में अटेंडेंस रजिस्टर की एब्सोल्यूट वैलिडिटी तक, ये सिस्टम वाकई बहुत इंट्रिकेट है। जी हाँ, बहुत डिटेल्ड है। अब जैसा हमेशा करते हैं, परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर हम इन सभी जानकारियों को डिस्टिल करें तो इस पूरी चीट शीट के वो कौन से पासकोड्स या नंबर्स हैं जो छात्रों के दिमाग में बिल्कुल छप जाने चाहिए? दोस्तों, शिवांश मिश्रा सर के नोट से इन नंबर्स को एक क्विक समरी के रूप में याद रखें। 500 वो अमाउंट जो सालाना प्रति शिक्षक TLM के लिए आवंटित है। 5 ग्राम शिक्षा समिति के टोटल सदस्य। 3 उन सदस्यों में अभिभावकों की गिनती जो लोकल कम्युनिटी की आवाज है। और 1 महिला अभिभावक की अनिवार्य संख्या जो सिस्टम में जेंडर पर्सपेक्टिव लाती है। 2 BRC समन्वयक द्वारा प्रति सत्र में कम से कम अनिवार्य निरीक्षण की गिनती। और आखिर में 15 उपस्थिति एवं नामांकन के लिए वो निर्धारित श्रेणीकरण अंक जिस पर मूल्यांकन टिका है। ब्रिलियंट। ये संख्याएं अब सिर्फ अंक नहीं है, ये एक पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की कड़ियां हैं। बिल्कुल सही कहा। तो दोस्तों, आज हमने एजुकेशनल मैनेजमेंट के इस जाइगैंटिक सिस्टम को लगभग माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखा। एक बड़ी नीति से लेकर क्लासरूम में बैठे उस आखिरी बच्चे की फ्री किताब तक की मैकेनिक्स को समझा। पर एपिसोड खत्म करने से पहले मैं आप सबके दिमाग में एक छोटा सा थॉट छोड़कर जाना चाहता हूं। नीतियां कितनी भी एडवांस बन जाएं, फंडिंग कितनी भी क्लियर हो, लेकिन जब तक उस स्कूल की लॉगबुक और उपस्थिति पंजिका में दर्ज डेटा सच में वैध और विश्वसनीय नहीं होगा, क्या हम जमीन पर कभी कोई रियल इम्पैक्ट ट्रैक कर सकते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या अनएक्यूरेट रिकॉर्ड्स के बिना कोई भी टीचर सच्चे मायने में उस राष्ट्र निर्माता के टाइटल को जस्टिफाई कर पाएगा? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और SS मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।